देखिए, इस बात का पूरा किसी तरीके का संदेह नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं ला पाए थे, उसके बाद टीएमसी की हार होना, टीएमसी के सांसद टूटना, टीएमसी के जो सांसद टूटे हैं वो एक नई पॉलिटिकल शेल फर्म में भर्ती हो जाना, अपने अपने आप को सस्पेंशन से बचाने के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए, दिखा रहा है कि पूरी की पूरी जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है। चाहे शिवसेना यूबीटी के हमारे सांसद हों जिनको लिया गया, तो वो दिख रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। सवाल इसका उठता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट चुप है, सवाल इसका उठता है क्यों हमारी इलेक्शन कमीशन चुप है, और उनको इस पे जल्द से जल्द आकर किसी तरीके की सुनवाई करना ज़रूरी है। सुओ मोटो मैं अपेक्षा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सुनवाई करेगा। रही बात 2/3 मेजॉरिटी की, ये बात सही है कि 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, पर जहाँ तक मेरा, आई कैन ओनली स्पीक अबाउट माई पर्सनल थिंग, कि ये डिलिमिटेशन का मुद्दा जुड़ा हुआ है महिला आरक्षण के साथ, किसी न किसी सोल्यूशन को ढूंढना ये हर पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को किया हुआ वादा 2029 में, जहां उनको लोकसभा में, उनको असेंबलीज में उनको राइटफुल जगह मिलेगी, वो पास हमने किया था 2023 में, अब उसको लागू करने की, 2029 का हमने वादा किया था, वो लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, विपक्ष की भी है, क्योंकि सब इसमें शामिल थे, सबने यूनानिमस वोट किया था। अब उसका सोल्यूशन ढूंढना इन दोनों की ही जिम्मेदारी होगी, और महिलाओं को इससे ज़्यादा वंचित ना रखा जाए, उनके रिप्रेजेंटेशन से पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो। यही मेरी सबसे ही दरख्वास्त रहेगी कि अगर मानसून सेशन में ये आ रहा है विमेंस रिजर्वेशन बिल, और अगर डीलिमिटेशन बिल के जो भी नियम कानून, जो भी एक्सपेक्टेशन सारी पार्टीज की थी, वो उसका अगर पालन भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसमें किसी तरीके से मैं मानती हूँ कि डीले करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, क्योंकि मैं हमेशा महिलाओं की बातों को लेकर प्रखर रही हूँ, और महिला आरक्षण का मुद्दा जुड़ा हुआ है डीलिमिटेशन से, और उस पर सुनवाई होनी ज़रूरी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर जो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो इस मानसून सेशन में टेबल की जा सकती है। हमें मालूम है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हटाने की प्रक्रिया संसद में आगे बढ़ाई। देखिए, जस्टिस वर्मा का जो केस है बहुत क्लियर केस है, जहाँ जनता को भी पता चला कि किस तरीके से एक जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव के घर में इतना सारा कैश बरामद होता है, पर उनको डिसमिस नहीं कर सकते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं जब तक एक कमेटी नहीं गठित होती है पार्लियामेंट में और वो निर्णय लेती है। और अगर उससे पहले वो इस्तीफा दे देते हैं तो ये नल एंड वॉइड पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। उनको सारे जो भी पर्क्स बेनिफिट्स जो भी मिलते हैं रेजिग्नेशन के चलते, वो मिलते रहेंगे। अब अगर कोई नया कानून आ रहा हो तो मुझे पता नहीं है, पर रही बात जस्टिस वर्मा की, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके सारे पर्क्स बने रहे, और उन्होंने अपने मन से इस्तीफा देकर उन्होंने स्टेप डाउन किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, और सब तरफ से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज अगर इंडियन सिटीजन्स, एक नागरिक भी अकाउंटेबल होता है, अगर 500 रुपये का भी इनकम टैक्स पे करना भूल जाता है, या उसमें अकाउंटिंग में दिक्कत आ जाती है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उनको बार बार इनकम टैक्स नोटिस आने लगते हैं। सिमिलरली आज अगर कोई पॉलिटिकल फैमिली हो या पॉलिटिशियन हो, उनके सारे अकाउंट्स पॉलिटिकली सेंसिटिव अकाउंट्स कर दिए जाते हैं, उनके सारे बैंक अकाउंट मूवमेंट्स को सेंसिटिविटी से देखा जाता है, और अगर गॉड फॉरबिड कुछ हेरा फेरी में लगते हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पर कहीं ना कहीं जो हमारी जुडिशरी है, उनको मैं कहती हूँ एक सेफ्टी नेट सा दिया हुआ है। हमें कहीं ना कहीं देखना होगा, अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, तो उसको किस तरीके से और पुख्ता किया जा सकता है। E20 मतलब इथेनॉल ब्रांडिंग को लेकर के जो रक्कस और कंफ्यूजन चल रहा है, कल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उसमें उन्होंने एश्योर किया कि किसी भी तरीके का जो इथेनॉल से है वो नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। जो नुकसान है वो एडल्ट्रेटेड फ्यूल से देखने को मिल रहा है। इस बीच हम एक प्रोटेस्ट भी आज देख रहे हैं, तहसीन पूनावाला जिसको लीड कर रहे हैं, आज जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सामने आए, उन्होंने पूरा ब्लेम कर दिया कि ये एडल्ट्रेटेड फ्यूल की जिम्मेदारी है साहब। देखिए, E20 के चलते बहुत सारे लोग अपनी अपनी दिक्कतों को बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे जोर जोर से चीख कर उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनको सुनेगी।
वो क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनको सुने। ये एक फरमान जारी कर दिया है क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को उसका फायदा हो रहा है। ये फरमान जारी कर कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है हम सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो आम जनता जो इसको भुगत रही है वो आपसे क्या कह रही है? क्या उनको इथेनॉल से प्रॉब्लम है? क्या उनको ब्लेंडिंग से प्रॉब्लम है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा हमें वेरिएशंस दे दीजिए, E10 दे दीजिए, E20 दे दीजिए, E15 दे दीजिए, फिर हम चूज करें हमें क्या चाहिए। ये किस तरीके से एक फरमान जारी किया है जिस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। रही बात अडल्ट्रेटेड फ्यूल की, अडल्ट्रेटेड फ्यूल कहाँ पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, ये किसका जांच का विषय होना चाहिए? ये आम जनता की जांच का विषय होना चाहिए? क्या इसका भी भांडाफोड़ जो होगा जनता पे ही होगा? फ्यूल पंप्स पे कौन फ्यूल पहुंचाता है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ऑयल एजेंसीज की जिम्मेदारी है। और अगर अडल्ट्रेटेड फ्यूल मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जांच का दायरा भी केंद्र सरकार की तरफ से आता है, ना कि आम जनता इसका जांच कर सकती है। तो उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देना और कहना कि नहीं हमें ही सब पता है, हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही निर्णय लेंगे, हम ही फरमान जारी करेंगे, ये प्रजातंत्र और सरकार चलाने का तरीका नहीं हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ सरकार इस पर सेंसिटिव रहेगी, सेंसिटिव रुख अपनाएगी और जनता को आश्वासन देगी कि अगर उनको दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी जांच के साथ साथ उसमें हम वेरिएशंस भी लाएंगे। मैम, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड को लेकर के काफी विवाद हुआ कि अभी बनाया ही गया, गड्ढे लगातार दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद सामने आए, उन्होंने परियोजना का बचाव किया, उन्होंने सड़क पर सिर्फ 2 गड्ढे हैं साहब। महाराष्ट्र और खास करके मुंबई की एक बहुत बड़ी खूबी है क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं रोड्स बनाती हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ रोड नहीं बनाते हैं, वो खूब सारा भ्रष्टाचार कर कर ये जो खरीद फरोख्त एमपीज और एमएलएस की हो रही है उसमें भी उनका भारी योगदान रहता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स लॉलेस हैं, फुल प्रूफ हैं, उनको पता है उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और सरकार भी अपने घुटने टेक चुकी है इन कॉन्ट्रैक्टर्स के चलते। अब बता रहे हैं 2, मैं कहती हूँ एक्सप्रेसवे पे एक भी गड्ढा क्यों होना चाहिए? आप मुंबई आइए, मुंबई के दर्शन करिए, वहां पे सड़कें टूटे जा रही हैं, वहां पे फुटपाथ ढह रहे हैं जिस तरीके से बारिश चल रही है, वहां पे पूरी की पूरा शहर डूबा पड़ा हुआ है। ये इस तरीके की ना ड्रेनेज क्लीनिंग है, ना साफ सफाई है, ना रोड ठीक ठाक है। तो पॉटहोल के दर्शन करने हैं तो महाराष्ट्र के किसी भी शहर में आप चले जाइएगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से एक भ्रष्ट नेक्सस है वहाँ की सरकारों का रोड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जिस वजह से आज जो भी मुंबई और महाराष्ट्र के शहर हैं और वहाँ की जनता है इस पीड़ा से गुजर रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, 200 नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम है। एक वीडियो वायरल हो रहा है मैम, वो मुंबई के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित साटम साहब, वो हंस रहे हैं इंफ्रा की तमाम जो हैपनिंग्स हुई हैं, तमाम इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मौतें सामने आई हैं। अब राज ठाकरे साहब उस पर रिप्लाई कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको हटाइए, नहीं तो ये क्या संस्कृति पेश कर रहे हैं। देखिए वो सिर्फ हंसी नहीं रहे थे, वो मजाक बना रहे थे। एक 11 साल का बच्चा जो स्कूल बस में बैठा था, उसके पेड़ के गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। 11 साल का इकलौता बेटा एक परिवार के लिए हमेशा का दुख बना रहेगा और वो उनकी मौत हो जाती है किसकी वजह से? बीएमसी के काम की वजह से। दूसरा, गड्ढे में एक 60 साल के जो सीनियर सिटीजन थे, वो गड्ढे में ओपन मैनहोल था, उसमें गिरकर उनकी मौत हो जाती है। वो जाकर उस समय असेंबली सेशन में था, वो मस्ती जोक में कहते हैं कल तो पेड़ गिरा था, आज गड्ढे में कोई गिरा है, और जोर जोर से हंसते हैं। अब ये मुंबई अध्यक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन सरकार वाले ये इस तरीके के बगैर किसी लज्जा के इस तरीके से बिहेवियर करते हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार है, आपने जो पूरा कैंपेन चलाया यही चलाया कि जो हम शिवसेना चला रही थी बीएमसी, उनको हटाने की बात कही थी। चलिए अब आप जीत गए, आपके पास ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, लोकल बॉडी में आप हैं, तो क्यों जनता को फिर भी तकलीफ मिल रही है? और आप उनका दुख में शामिल होने की बजाय आप उनका मजाक बना रहे हैं। आपको किसी तरीके की शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। और मैं मानती हूं कि महाराष्ट्र की संस्कृति राजनीति को लेकर इस स्तर पे आ गई है कि लोग अपने आप को बेचने को तैयार हैं, लोग अपने आप को खरीदवाने को तैयार हैं, पैसे का खेल चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर राज चल रहा है, और ये जो हैं जो पद पे बैठे हैं, पदवी लेकर बैठे हैं, ये सब इस तरीके का पूरे महाराष्ट्र का मजाक बनाते हैं, महाराष्ट्र की जनता का मजाक उठाते हैं, बनाते हैं, उनके कष्टों का मजाक